नमस्कार। आज की इस नई कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। मैं क्योंकि जो आधुनिक भारत है वो अभी कुछ दिन डिले रखूँगा क्योंकि मैं अभी स्वयं ज्योग्राफी ही पढ़ रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ ताकि एक कनेक्टिविटी बनी रहे, इसलिए मैं उसे भी ज़रूर कंप्लीट कराऊँगा। लेकिन जो अब मैं ये भौतिक भूगोल की श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूँ ना, मतलब आप मान के चलिए मैं इसकी जितनी भी क्लासेस लेने वाला 8 से 10 इतने बेहतर फ्लो चार्ट्स और इतनी बेहतर तरीके से समझाऊंगा कि आप भौतिक भूगोल में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। मतलब सारे समझने वाले कंसेप्ट भरे होंगे इसमें, और इतने इजी ढंग से, क्योंकि मैंने जो ये नोट्स हैं ना, जैसे मेरे स्वयं के नोट्स हैं वो ही नोट्स हैं। मतलब मैंने जो मेरे खुद के नोट्स हैं उसमें से एक भी अक्षर या एक भी शब्द घटाया नहीं है, बशर्ते क्योंकि मेरे नोट्स वो रिवीजन के कारण बार बार धुंधले हो चुके थे, केवल मैंने उतार रखा है इन्हें दोबारा बस। इसलिए आप समझ सकते हैं मैंने जो स्वयं पढ़ा है वही आपको पढ़ाने वाला हूँ, और जिस ढंग से मैंने पढ़ा है उसी ढंग से आपको भी पढ़ाने और समझाने वाला हूँ। इसलिए आप ज़रूर से इन क्लासेस को अप्रिशिएट करिएगा, क्योंकि इनमें मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि ये आपको, मतलब जितने भी मैं कराऊंगा इसी क्लास में वो सब का सब याद हो जाएगा अगर आप पूरा ध्यान यहाँ पर देते हैं तो ठीक है। अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं, भौतिक भूगोल के सारे कंसेप्ट याद करेंगे। मतलब आज यहाँ हमारा जो मुद्दा है वो इंटीरियर ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है। इसमें एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, मिजोस्फीयर, उसके बाद जो बेरी स्पीयर आता है, क्या दुर्बलता मंडल होता है, लावा कहाँ से निकलता है, महासागरीय क्रस्ट क्या होता है, सियाल, सीमा, नीफे, सारे कंसेप्ट, और जो अशांतताएं हैं, हम कॉनरॉड, मोहो, लेहमान, ये सभी चीज़ें पढ़ते हैं, वो सब आज कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब और सारे के सारे याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो जरूर से क्लास को अप्रिशिएट करिए, लाइक तो जरूर कर दीजिए। लाइक करने में तो फिर भी उतनी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, और अगर शेयर कर सकते हैं क्लास को तो यह भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले आज हम प्रारंभ करने वाले हैं भौतिक भूगोल को। भौतिक भूगोल में आज का जो हमारा मुद्दा है वो है पृथ्वी का आंतरिक भाग, यानी इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा, जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा और पूरा ध्यान यहां देना ताकि आपको जल्दी समझ आए। जो पृथ्वी है, हम उसकी वायुमंडल की परतें तो पढ़ते हैं, जैसे हम शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, देन उसके बाद बहिर्मंडल पढ़ते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी के, जब हम पृथ्वी से नीचे जाते हैं, अंदर को जाते हैं, तो वहां भी हमें कई परतें देखने को पड़ती हैं, मिलती हैं। वहां भी कई अशांतताएं मिलती हैं, मतलब कि एक ही क्रस्ट से, मतलब एक ही चीज से पूरी पृथ्वी नहीं बनी है, अंदर तक कई विभिन्नताएं आती हैं। उन्हीं के आधार पर हमने पृथ्वी को 3 परतों में बांट रखा है। पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है। एक आप देखने की कोशिश कीजिए, यह है पृथ्वी की एक खड़ी काट मैंने निकाल रखी है, यानी पृथ्वी के ये यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं, ये यहाँ से जब आप नीचे जाएंगे ये यहाँ पे इसका सेंटर होगा। जब आप इस सेंटर पे जाएंगे तो आपको 3 परतें दिखेंगी। सबसे ऊपर है जो क्रस्ट है, जिसे भूपर्पटी कहते हैं। फिर मेंटल है, जिसे सबसे ऊपर क्रस्ट, जिसे भूपर्पटी कहते हैं। फिर मेंटल है, जिसे भूप्रावार कहते हैं। और फिर कोर है, जिसे क्रोड कहते हैं। तो ये 3 परतें तो आपको याद होनी चाहिए, क्रस्ट, मेंटल, कोर, भूपर्पटी, भूप्रावार और क्रोड। अब इनकी लेंथ कितनी है, मतलब ये कितने, इनका अगर हमने एक मोटा मोटा आकलन तो लिया होगा कि इतने तक भूपर्पटी है, फिर भूप्रवार है, फिर कोर है। तो देखिए 34 किलोमीटर तक हम मानते हैं कि भूपर्पटी की पर्वत आती है। फिर 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर तक हम मानते हैं मेंटल की परत है। फिर पृथ्वी का जो आपको त्रिज्या पता है वो कितनी है, 6371। तो हम इतने यहाँ पर तक 2900 से 6371 तक हम क्रोड को मानते हैं। तो ये आपको लेंथ भी याद होगी, यहीं पर याद कीजिए। तो हमने क्या याद किया, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट कहाँ तक, 34 किलोमीटर तक। भूप्रवार कहाँ तक, 2900 किलोमीटर तक। और क्रोड कहाँ तक, 6371 किलोमीटर तक। इतना भी आपको याद हुआ। अब हम देखते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हो रहा था तो जो अधिक सघन यानी जो भारी धातुएं थी वो नीचे की, क्योंकि आपको पता है जो भारी धातुएं हैं वो नीचे की ओर जाएंगी और जो हल्की धातुएं हैं वो ऊपर की ओर आएंगी। इसीलिए जो ये परत है इनमें धातुओं का वितरण होता है। जब हम कहते हैं कि जो फेरस है यानी जो लोहा है ये सबसे नीचे क्यों मिलता है, क्योंकि लोहा सबसे ज्यादा भारी है। जो जितना ज्यादा भारी होगा वो उतने ही नीची परतों में मिलेगा। सिलिकॉन हमें ऊपर क्यों मिल रहा है, क्योंकि सिलिकॉन बहुत हल्का है। एल्यूमिनियम जैसी धातुएं बहुत हल्की हैं तो सबसे ऊपर ये हमें मिलती है। इसीलिए आपको अगर कहे कि सियाल, सीमा, निफे जो ये स्ट्रक्चर है ये इसी रूप में क्यों है, इसलिए क्योंकि ये धातुओं के घनत्व के आधार पर है। धातुएं जितनी हल्की होंगी उतनी ऊपरी परतों में मिलेंगी, जितनी भारी होंगी उतनी ही निचली परतों में मिलेंगी। तो ठीक है, अब हम कॉम्पोजिशन देखते हैं। जो क्रस्ट है वो बना है हमारा सियाल से। क्रस्ट किस चीज से बना है, सियाल से। लिखिए सियाल, हिंदी मीडियम वाले भी सियाल ही आएगा, शब्द सियाल ही लिखाएगा। ये सियाल है क्या, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम 2 धातुओं से मिलकर बना है। और जो मेंटल है, भूप्रावार है, वो बना है सीमा से, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। और जो क्रोड है वो बना है नीफे से, यानी निकिल और फेरस से। इतना तो याद हो चुका होगा, सियाल, सीमा, निफे, सियाल, सीमा, निफे, सियाल, सीमा, निफे, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, निकिल और फेरस। इतना याद हुआ।
ठीक है, याद नहीं हुआ तो रिवाइंड करके फिर देखिए, बट आगे बिना याद किए मत बढ़िएगा। अब आगे हम देखते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट, और एक देखिए, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, एक ओशियनिक क्रस्ट होती है, यानी एक महाद्वीपीय परत होती है, एक और क्या होती है, एक महासागरीय परत होती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि महासागरीय क्रस्ट की मोटाई ज़्यादा होती है या फिर महाद्वीपीय क्रस्ट की? तो आपको डायग्राम के माध्यम से सीधे समझा देता हूँ, कभी नहीं भूलोगे। यह है हमारा महाद्वीप। अब ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ पेड़ लगे हैं, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते गए, अब यहाँ पे महासागर आ गया। लेकिन महासागर का जो निचला बिंदु है, जहाँ पर महासागर का जो गहराई वाला बिंदु है, उसके बाद नीचे वो भी तो महाद्वीपीय होता है ना, या जल ही जल होता है नीचे तक। जैसे हम नदी में जाते हैं तो नदी में एक तो हमारा पैर टिक जाता है ना नीचे, तो मतलब क्या है, उतने तक पानी है जहाँ से हमारा पैर टिक गया, वो फिर से धरती है, यानी वो फिर से महाद्वीप है। इतना तो समझ में आ गया। तो अब देखिए, आप देखिए, मैं कह रहा हूँ कौन ज़्यादा मोटा है। अब महासागरीय क्रस्ट है, जो ये महासागरीय क्रस्ट है वो इतना चौड़ा है, और जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वो इतना चौड़ा है। तो सिंपली समझ आ गया, जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वो उसकी मोटाई महासागरीय क्रस्ट से अधिक होती है, क्योंकि हम इतना तो माइनस कर देंगे ना महासागरीय वाले में से। नहीं समझे आप? देखिए, महासागर वाला जो परत है वो इतनी ही है, ये इतनी, और जो महाद्वीपीय वाली परत है वो इतनी मोटी है। इसलिए हम कहते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई महासागरीय क्रस्ट से अधिक होती है। ये भी तथ्य याद हो गया। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ दिया, जो महाद्वीप का क्रस्ट है वो शियाल से बना होता है, पढ़ा ना हमने ऊपर, सबसे ऊपर क्रस्ट शियाल से बना है। लेकिन जो महासागर का क्रस्ट है, जो महासागर का क्रस्ट है वो सीमा से बना होता है। महासागर का क्रस्ट सीमा से बना है, ये याद रखिए। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा, क्यों? ये मैं आपको समझाऊंगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आएगी ना, उसमें मैं समझाऊंगा कि जो महासागर की क्रस्ट है वो सीमा से क्यों निर्मित है। क्योंकि हम देखते हैं उसमें जो लावा जो हम एस्थेनोस्फीयर से रिलीज होता है, वहां से वो रिलीज होता है, और महासागर में सीमा का ही निक्षेप होता है। ये वहां समझाऊंगा। यहाँ पर केवल रटिए कि महाद्वीपीय की क्रस्ट शियाल से, महासागर की क्रस्ट सीमा से, और मोटी कौन होती है? महाद्वीपीय क्रस्ट होती है। इतना भी आपको याद हो चुका होगा। अब मैं अपने नोट्स से ऐसे ही बनाता हूँ, तो आपको भी समझने पड़ेंगे। मेरे नोट्स में इसका ये इस तीर का मतलब होता है ज़्यादा होता है या फिर ऊपर की ओर होता है, और इस वाले तीर का अर्थ होता है नीचे या फिर कम होता है। तो इतना आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं इन्हीं का प्रयोग करता हूँ। ठीक है, तो देखिए, अब हम देखते हैं, कभी मान लिया जाए जैसे आपने देखा एक ज्वालामुखी आता है, मान लिया जाए। अब क्यों आता है वो? आपने सोचा ये ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न हो गया? तो आपने सोचा होगा कि ज्वालामुखी जो इतना गर्म आ रहा है, ज्वाला जो लावा में आ रहा है, ये कैसे आ सकता है? ये पृथ्वी के अंदर से ही आ रहा है, मतलब पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा है अंदर, ऐसा हम सोच सकते हैं ना। क्योंकि ज्वालामुखी आ रहा है, इतना गर्म लावा निकल रहा है, तो हम सोचेंगे कि पृथ्वी के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा तापमान वाली चीज़ें हैं, इसलिए हम सोचेंगे कि पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा है। अब ये तापमान ज़्यादा क्यों हुआ? यही थ्योरी दी थी आर्थर होम्स ने, प्लेट संवहन धाराएं वाला सिद्धांत, वो भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। उसने कहा क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, यूरेनियम, थोरियम, ये सभी चीज़ें पढ़ते हैं ना, ये तत्व हैं, और ये थर्मल एक्टिविटी करते हैं, यानी जब ये आपस में टकराएंगे या अभिक्रिया करेंगे तो इनसे तापमान बढ़ेगा। अब पृथ्वी के अंदर ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं, इसलिए थर्मल एक्टिविटी होती है, इसलिए तापमान बढ़ता है, इसलिए ज्वालामुखी आता है। क्यों आता है ज्वालामुखी? कभी भूलोगे नहीं? भूलोगे, क्योंकि तापमान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्व हैं और थर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं वो, इसलिए तापमान बढ़ जा रहा है। ये भी आपको समझ आ गया। अब एक जहरीला तथ्य याद रखिए, मतलब ये वनडे एग्जाम में तो ये ठीक ही है, कि जब हम हर 32 मीटर जब हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं, यानी यहाँ पर मैं हूँ, अगर मैं 32 किलोमीटर नीचे जाऊँ तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। यानी हर 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। यानी 64 डिग्री जाऊँगा, 64 मीटर जाऊँगा तो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। फिर उसके बाद ऐसे ही हर 32 जाते रहूँगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ते जाएगा। यानी जब हम पृथ्वी से अंदर की ओर जाते हैं तो तापमान बढ़ते रहता है धीरे धीरे। अब आप कुछ कहेंगे कि जैसे जब हम नीचे को, अब आप पैर रखेंगे धरती, या मान लिया जाए अपने गड्ढा खोदा और पैर नीचे डाल दिया, तो आपका पैर जल जाएगा क्या? पूरा जल जाएगा? नहीं। हम कह रहे हैं 32 मीटर जाने पर केवल 1 डिग्री सेल्सियस बनता है। यानी 1 डिग्री सेल्सियस तो हम तापमान सही सकते हो, और 32 मीटर कितना ज़्यादा गहरा होता है। कोई ट्यूबवेल होती हैं जो हम और चीज़ें भी, कुएं वगैरह खोदते हैं, कितना खोदते हैं? मैक्सिमम 10, 20, 50 मीटर, 100 मीटर, कितना हो रहा होगा वहाँ पे तापमान? उतने में तो केवल 5-10 सेल्सियस ही होगा। इतने में पिघल जाएगा क्या? कुछ नहीं पिघलेगा। पिघलाने के लिए हमें तकरीबन 100-200 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा, वहां पर इतना तापमान होगा कि वो रॉक को मेल्ट कर सके। तो जो भी चीज़ें हम देखते हैं ऊपर में, हम कुएं खोदते हैं, ट्यूबवेल्स खोदते हैं, तो वो तो बहुत ही ऊपर हो गया। 50 मीटर क्या हुआ? इतना छोटा हुआ है। अब हमने ऊपर देखा क्रस्ट कितना है, 34 किलोमीटर है। देखा, तो हमने क्या कहा, हर 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। इतना आपको याद हुआ। अब ये हुआ कि लेकिन अगर रॉक को पिघलाना है, अगर जो रॉक मतलब पत्थर को पिघलाना, अब सोचिए पत्थर को पिघलाने के लिए हमें कितना ज़्यादा तापमान चाहिए होगा। जब हम लगभग 100 किलोमीटर या इससे भी और नीचे जाते हैं, तब हमें इतना तापमान मिलता है कि वो रॉक को भी मेल्ट कर दे। जब हम 100 किलोमीटर के लगभग नीचे जाने लगते हैं तो तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो चाहे रॉक हो, कुछ भी हो, उन सबको पिघला देता है।
अब हम यहां से समझेंगे कि इसकी स्टेट क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, एस्थेनोस्फीयर क्या है, स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, और इतनी बेहतर ढंग से आपको मैं समझाऊंगा, इतने बेहतर ढंग से कि आपको सारा याद हो जाएगा। लेकिन सारा कॉन्सेंट्रेशन यही बनाकर रखिएगा। देखिए, अब हमने कहा कि तकरीबन 100 किलोमीटर के ऊपर तो हम चीजें सॉलिड देखेंगे, क्योंकि तब उस दौरान तक तापमान इतना बन ही नहीं पा रहा है कि वो पिघला दे। तो अब देखिए, जो ये 100 किलोमीटर का दायरा है, जो ऊपर हमें सॉलिड स्टेट में मिल रहा है, उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। आया समझ में? अब क्यों कहते हैं लिथोस्फीयर? क्योंकि ये सॉलिड है। सॉलिड को ही लिथोस्फीयर कहते हैं। और ये सॉलिड क्यों है? क्योंकि 100 किलोमीटर तक के तापमान में हम, मतलब इतना तापमान नहीं होता वो कि रॉक को मेल्ट कर दे। उसके नीचे जब हम जाते हैं, यानी 100 से भी ज्यादा किलोमीटर और नीचे को जाते हैं, तो तापमान और ज्यादा हो गया, तो वो सभी चीजों को पिघला देता है। तो 100 किलोमीटर तक की का जो दायरा होता है वो कहलाता है लिथोस्फीयर। अब आप मुझे सोचिए और दिमाग में बताइए, लिथोस्फीयर किस किस को होगा? 100 किलोमीटर, हमने 34 किलोमीटर में हमारा क्रस्ट खत्म हो गया, तो क्रस्ट तो इस लिथोस्फीयर में आएगा ही आएगा। अब 2900 किलोमीटर तक क्या था? हमारा मेंटल था। लेकिन 100 किलोमीटर जाना है, मतलब जो ऊपर ही मेंटल है वो भी आएगा नहीं इसमें। नहीं समझा? क्रस्ट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 34 किलोमीटर में वो खत्म हो गया, लेकिन हमें 100 किलोमीटर तक जाना है, यानी ऊपरी का जो मेंटल है, ऊपरी मेंटल, वो भी आएगा लिथोस्फीयर। अभी जाइए, क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा। कितनी जगह पूछा होगा कि लिथोस्फीयर क्या है? क्या है? ये सॉलिड स्टेट है। किस किस की? क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की। कभी भूलोगे? ये नहीं भूलोगे। लिथोस्फीयर क्या है? सॉलिड स्टेट में है। क्यों है मैंने आपको बता दिया। और ये क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल का कंपोजिशन है हमारा। अब हम पृथ्वी की सारी परतें पढ़ रहे हैं। हम कहां पहुंच गए? क्रस्ट को पढ़ दिया और ऊपरी मेंटल को पढ़ लिया हमने। ये लिथोस्फीयर बन गया। अब ऊपरी मेंटल से नीचे की ओर जाएंगे हम। क्या क्या? ऊपर से नीचे को जा रहे हैं हम, अर्थ की ओर में सारी परतें देखेंगे हम। अब हम देख रहे हैं, हमने 100 किलोमीटर तक तो पढ़ लिया ऊपर। क्या था वो? क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को मिलकर हमने लिथोस्फीयर बना दिया, और उसकी स्टेट क्या थी? सॉलिड स्टेट थी। अब 100 किलोमीटर के नीचे क्या होगा? अब 100 किलोमीटर से नीचे को हमने क्या कहा? तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया, और अब क्या चीजें क्या होने लग गई? पिघलने लग गई हैं। तो अब यहां से लावा जैसी चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि अभी तक लिथोस्फीयर में क्या था? क्योंकि चीजें पिघली नहीं, तो लावा निकलेगा कैसे? लावा लिक्विड स्टेट में होता है ना, लिक्विड या सेमी सॉलिड कह सकते हैं उसे, क्योंकि बहुत ज्यादा लिक्विड भी होता है, बहुत गाढ़ा होता है ना वो। तो थोड़ा सॉलिड, थोड़ा लिक्विड टाइप की चीजें उसमें मिलती हैं। वो क्यों होती हैं, वो भी उसका कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सुनना ध्यान से। अब 100 से लेकर 700 किलोमीटर तक ये ऊपर मेंटली, आपको मेंटल की डिस्टेंस तो पता है ना, 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर, यानी ये 100 से 700 किलोमीटर की जो बात हो रही है, ये अभी भी ऊपरी मेंटल की ही बात हो रही है, क्योंकि 700 किलोमीटर, अभी तो 2900 किलोमीटर तक जाना है ना, ये भी ऊपरी मेंटल की ही बात हो रही है। तो 100 से लेकर 700 किलोमीटर का जो दायरा होता है, उसे कहते हैं हम दुर्बलता मंडल, यानी एस्थेनोस्फीयर। ये ऊपरी मेंटल में होता है। और एक चीज यहां पर लिख लेना, यहीं पर से लावा निकलता है। ध्यान रखना, जो लावा, जो ज्वालामुखी घटनाएं होती है ना, वो दुर्बलता मंडल में ही जो मैग्मा होता है वो पिघलता है। क्योंकि आप ध्यान सोचिए ना, लिथोस्फीयर से मैग्मा कैसे आ सकता है? क्योंकि वो तो सॉलिड स्टेट में है। दुर्बलता में, और आगे की जो भी मैं स्टेट बताऊंगा वो भी सारे सॉलिड वगैरह होते हैं, तो वहां से कैसे आ सकता है लावा? केवल दुर्बलता मंडल से ही लावा आता है, क्योंकि वो सेमी सॉलिड है। आपको याद रखना है, ये दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर है, और ऊपरी मेंटल में मिलता है, सेमी सॉलिड अवस्था में है, और लावा यहां से निकलता है। तो क्या क्या परतें हो गई? अब ऊपर से नीचे आओगी तो सबसे पहले हमने पढ़ दिया लिथोस्फीयर, फिर एस्थेनोस्फीयर। कंपोजिशन भी याद रखना, लिथोस्फीयर क्या है? क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। और एस्थेनोस्फीयर क्या है? दुर्बलता मंडल क्या है? ऊपरी मेंटल। ये 100 से 700 किलोमीटर का दायरा। अब हम चलो और नीचे जाते हैं, और अगर हम नीचे जाने की कोशिश करते हैं, अब हमने पढ़ लिया है 700 किलोमीटर तक हम पढ़ चुके हैं। 700 किलोमीटर तक हम पढ़ चुके हैं ना, लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर। अब हम पढ़ते हैं 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। अब 2900 किलोमीटर पे हमारा जो मेंटल है वो कवर हो जाएगा, तो इसे कहते हैं हम लोअर मेंटल। और इस लोअर मेंटल को कहा जाता है मीजोस्फीयर, मध्य मंडल, और इसकी अवस्था होती है सॉलिड। क्या याद रखना है? 700 किलोमीटर तक का हम पढ़ चुके हैं, तो अब 700 से हम 2900 किलोमीटर तक गए, इसे कहते हैं लोअर मेंटल, और इसका अन्य नाम क्या है? मीजोस्फीयर या मध्य मंडल, और यह सॉलिड अवस्था में है। अब बताइए मुझे, ऊपर से नीचे को आएंगे तो तीन परतें क्या क्या मिलेंगी? सबसे पहले लिथोस्फीयर, फिर एस्थेनोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर। अवस्था क्या है? सबसे ऊपर वाले की सॉलिड, फिर सेमी सॉलिड, फिर मीजोस्फीयर की सॉलिड है। अब हम देखिए 2900 किलोमीटर तक हम पढ़ चुके हैं। 2900 किलोमीटर तक हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, 2900 लिख लेना यहाँ पे। 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक अब हम पढ़ेंगे। इसे कहते हैं कोर। इसे क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। और कोर के भी दो भाग होते हैं, एक ऊपरी कोर, एक निचला कोर। बस सिंपल याद रखना है, कोर को कहते हैं हम बेरी स्फीयर। कोर को क्या कहते हैं? बेरी स्फीयर कहते हैं। अभी स्फीयर वाली चीजें भी याद रखनी, क्योंकि इससे कभी क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ भी इस क्लास से छोड़ना नहीं है, और इंटीरियर से आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना मैं कह देता हूं इस क्लास को लेने के बाद। अगर आपने सब याद किया है तो हाँ,
ठीक है। तो जो ऊपरी बेरिस्फीयर है यानी ऊपरी कोर है वो लिक्विड स्टेट में है और जो निचला बेरिस्फीयर है वो सॉलिड स्टेट में है। देखिए 2900 किलोमीटर तक हमने ऊपर कवर किया था, फिर हमने 2900 से 6371 किलोमीटर तक का भी कवर किया। इसमें हमने कोर को कवर किया जिसे बेरिस्फीयर कहते हैं। ऊपरी कोर है जो वो लिक्विड स्टेट में है, निचला जो कोर है वो सॉलिड स्टेट में है। हो गया इतना कंप्लीट। अब आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं मैं, इसमें से सारी चीजें मैंने जो जो कराया ना वो सब यहाँ पे शामिल कर लिया। अच्छे से इस डायग्राम को बनाइए, डायग्राम से आपको इतनी जल्दी याद होगा आप समझ सकते हैं। प्लीज लाइक कर देना और अपना फीडबैक भी दे देना मुझे, ठीक है। देखिए अब हमने पढ़ा सबसे ऊपर होती है हमारी क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर, इतना तो हमने पढ़ा था। अब हमने परतों में देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, लिथोस्फीयर स्थल मंडल पढ़ा, फिर एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल पढ़ा, फिर मीजोस्फीयर पढ़ा लोअर मेंटल, फिर ऊपरी बेरिस्फीयर यानी ऊपरी कोर पढ़ा, फिर निचला बेरिस्फीयर यानी निचला कोर पढ़ा। हमने इसकी स्टेट भी देखी थी, लिथोस्फीयर सॉलिड है, एस्थेनोस्फीयर अर्ध ठोस यानी सेमी सॉलिड है, मीजोस्फीयर सॉलिड है, ऊपरी बेरिस्फीयर लिक्विड है और निचला बेरिस्फीयर सॉलिड है। इतना तो सबको याद हो गया। और कंपोजिशन भी देखिए, लिथोस्फीयर किस चीज का बना है, ये देखिए क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का बना है लिथोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर किसका बना है, ऊपरी मेंटल का बना है। मीजोस्फीयर क्या है, लोअर मेंटल है। ऊपरी बेरिस्फीयर क्या है, ये ऊपर का कोर है और निचला बेरिस्फीयर क्या है, नीचे का कोर है। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी प्रकार की बाधा, याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। आप नोट्स बनाते जाइए, साथ में सारा याद होता है। अब मैं क्योंकि ज्योग्राफी साथ भी पढ़ रहा हूँ तो जल्द कल से मैं मतलब इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट लाऊंगा कि आपका भौतिक भूगोल का सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें तो सारी खत्म हो जाएंगी। और उनसे कितने क्वेश्चन बनते हैं आप समझ ही सकते हैं जब PYQ का एनालिसिस करेंगे तो, ठीक है। तो अब आता है एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक बेहद ईजी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत है। इसे कहते हैं अशांतता यानी डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या होता है, जो पृथ्वी की परत है, देखा हमने क्रस्ट देखा, मेंटल देखा, कोर देखा, फिर देखा हमने लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, बेरिस्फीयर, ये सारी परतें, इतनी परतें बनाई क्यों हमने, कुछ इनके बीच में अंतर होगा तभी तो परतें बनाई हैं। अगर मेंटल और क्रस्ट सारा एक ही जैसा होता तो हम उसे मेंटल क्रस्ट क्यों कहते, कोई एक ही नाम दे देते ना, दो नाम दिए हैं मतलब अंतर है उनमें। इसीलिए पृथ्वी की परतों के बीच जो असमानता पाई जाती है उसे ही अशांतता कहते हैं। और इन अशांतताओं को आपको याद रखना है कि कौन सी अशांतता किस परत में मिलती है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हमने क्या देखा था, एक है क्रस्ट, एक है मेंटल, एक है कोर। क्रस्ट के दो भाग ऊपरी और निचला, मेंटल के दो भाग ऊपरी और निचला, और कोर के दो भाग ऊपरी और निचला। अब आपको केवल सिंपली CMRGL ये ट्रिक है, याद रखें CMRGL। कोनरॉड अशांतता, मोहो अशांतता, रेप्टी अशांतता, गुटेनबर्ग अशांतता और लेहमान अशांतता। आपको क्या रखना है, CMRGL, कोनरॉड, मोहो, रेप्टी, गुटेनबर्ग, लेहमान। कोनरॉड, मोहो, रेप्टी, गुटेनबर्ग और लेहमान, बस। अब सबको बीच में डाल देते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में कोनरॉड अशांतता, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो अशांतता, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में रेप्टी अशांतता, मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग अशांतता, और ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच में लेहमान अशांतता। यहीं पर याद करिए, आगे न जाइए। इससे बेहतर तरीके से मैं मतलब किसी ने समझाया है, कहीं से पढ़ा है तो वो अच्छी बात है कि आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन मतलब मैंने जितना हो सकता था, जितने अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो याद हो चुकी होगी। अगर आपको ये पूछे कभी सीधे, वो पूछे बेरिस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में कौन सी परत है, अब आपको पता है बेरिस्फीयर कोर है, बेरिस्फीयर क्या है, बेरिस्फीयर कोर को कहते हैं और मीजोस्फीयर निचले मेंटल को कहते हैं। तो इनके बीच में कौन सी है, गुटेनबर्ग। इस लेवल पे भी जा सकता है वो, कि अगर कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो किसी भी स्तर पे जा सकता है वो। अगर वो कहे लिथोस्फीयर, अब हमें पता है लिथोस्फीयर इतने में आ जाता है, थोड़ा सा उसको लेके, और एस्थेनोस्फीयर के बीच में कौन सी परत है, लिथोस्फीयर तो इतना हो गया ये, सॉरी, और एस्थेनोस्फीयर के बीच में कौन सी परत है, तो मोहो परत है। आपको ये भी याद हो जाना चाहिए। तो देखिए मैंने अपनी तरीके से, अपने एंड से संपूर्ण कोशिश की है कि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा सकूं। अब आपका प्रयास है कि आप इन सबको कितनी बेहतर तरीके से रिवाइज करते हैं और कैसे नोट्स बनाते हैं, ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास इतनी ही है। क्लास अच्छी लगी तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही जो भी हमारी चीज़ें हैं उन तक जुड़े रहने की कोशिश करें, और ऐसे ही हम नई क्लासेस से भी आपके साथ जुड़ेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।